Recording lock. Send. Button. Speech off. प्रिय श्रोताओं, मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आज के इस ऑडियो क्लिप में चर्चा का विषय है दृष्टिबाधितों के प्रति दृष्टिकोण। अभी हाल ही में मैंने दो अपने ऑडियो क्लिप्स, एक हिंदी और एक अंग्रेज़ी में यूट्यूब में डाले हैं, जिसमें विकलांगों के प्रति दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव ऑन डिसेबिलिटी दिया है। तो उसमें मैंने थोड़े में इन पासिंग दृष्टिबाधितों के बारे में भी उल्लेख करते हुए कहा है कि दृष्टिबाधिता एक मामूली शारीरिक असुविधा है। मुझे लगता है कि इस पर मुझे थोड़ी विस्तृत व्याख्या करनी चाहिए, अन्यथा जो मेरा आशय है वो शायद आप लोगों को समझने में कठिनाई हो। इस विषय पे आने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि दृष्टिबाधिता के प्रति मेरा जो दृष्टिकोण है उसे बनाने में दो अमेरिकी दृष्टिबाधित वकीलों का बड़ा हाथ रहा है, जो अब नहीं रहे। एक थे लेट डॉक्टर जैकोबस स्टेनब्रूक और दूसरे थे लेट डॉक्टर केनेथ जर्निगन। दोनों नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं। डॉक्टर जैकोबस स्टेनब्रूक फाउंडर प्रेसिडेंट थे। 1940 में उन्होंने NFB, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ऑफ अमेरिका बनाया था, और उनके उत्तराधिकारी हुए थे डॉक्टर केनेथ जर्निगन। दोनों दृष्टिबाधित थे, दोनों पेशे से वकील थे। और मैं किशोरावस्था से ही, बल्कि टू बी मोर प्रिसाइज यूँ कहूँ कि लेट टीन से 18-19 वर्ष की जब मेरी आयु थी, तभी से मैं उनके लेख और उनके भाषण पढ़ता आया हूँ। एक उन दिनों पत्रिका निकलती थी ब्रेल मॉनिटर, आज भी निकलती है। आज उसका ई टेक्स्ट वर्जन भी आता है। अब मेरे पास ब्रेल वाला तो नहीं आता है, खैर। तो आजकल मैं ब्रेल मॉनिटर को भी बहुत पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन लंबे समय तक मैं ब्रेल मॉनिटर पढ़ा करता था। और उन दिनों हमारे पास ब्रेल मॉनिटर ब्रेल में आया करती थी और पानी के जहाज़ से आती थी, तो आने में 1.5-2 महीने आराम से लग जाया करते थे। तो उनका जो दृष्टिकोण दृष्टिबाधिता के प्रति रहा, उसने मेरे दृष्टिकोण को एक रूप देने में, एक शेप देने में काफ़ी योगदान किया। और मैं आज भी मानता हूँ कि वो दृष्टिकोण, वो जो दर्शन है दृष्टिबाधिता का, वो बहुत प्रगतिशील है। केवल शब्दावली की दृष्टि से नहीं, लेकिन वो व्यावहारिक भी है। वो आपको बहुत हिम्मत देता है, चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है। तो अब मैं जो मूल विषय पे आता हूँ, मैंने अपने उस क्लिप में ये कहा था कि दृष्टिबाधिता एक माइनर फिजिकल न्यूसेंस यानी एक मामूली शारीरिक परेशानी है। अब जब मैं ये कह रहा हूँ मामूली, तो मैं ये जो दृष्टिबाधितों को जो जिन गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है हमारे भारतीय संदर्भ में, उसके संदर्भ में मुझे लगता है कि मुझे इसकी और विस्तृत व्याख्या करनी आवश्यक है। मैंने 3 कारणों से कहा कि ये मामूली है। एक तो देखिए कि अस्तित्व में बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ सापेक्ष है, कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। तो आप अगर कुछ दूसरी विकलांगताओं के साथ तुलना करें, तो दृष्टिबाधिता निश्चित रूप से अपेक्षाकृत कम चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है
जो बहुत गंभीर रूप से बौद्धिक विकलांगता जिनको है, अथवा बहुत गंभीर मनोसामाजिक विकलांगता जिनको है, जिसको मानसिक रुग्णता भी कहते हैं, जिनकी वैसे कहें तो जिनकी कॉग्निटिव फैकल्टीज़ यानी सोचने, समझने, विचारने, परखने की जो क्षमता है वो गंभीर रूप से विकल है, ऐसे व्यक्तियों की तुलना में हमारी जो परेशानी है वो एक मामूली है और शारीरिक है और मामूली है उस तुलनात्मक रूप से। पहला कारण तो ये था जो जिसकी वजह से मैंने ऐसा कहा। दूसरा कारण इसका ये है कि दृष्टिबाधिता अपने आप में जितनी बड़ी चुनौती है, उससे कहीं बड़ी चुनौती दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए समाज में जो मौजूदा बाधाएं हैं। क्योंकि आजकल लोग सोशल मॉडल की बात करते हैं तो काफ़ी दायित्व, काफ़ी ओनस समाज पर भी है। विकलांगता को ह्यूमन डाइवर्सिटी का, मानवीय विविधता का एक अंग माना है। तो जो बाधाएं दृष्टिबाधितों के लिए है, तो इसलिए ब्लाइंडनेस या दृष्टिबाधिता अपने आप में उतनी बड़ी अपेक्षाकृत रूप से उतनी बड़ी चुनौती शायद नहीं प्रस्तुत करती जितनी उन बाधाओं के कारण वो बड़ी बन जाती है, गंभीर बन जाती है। ये बात भी बहुत मेरे ख्याल में ध्यान में रखने लायक बात है। तो ये जो बात है, ये हमको बिल्कुल इसको ध्यान में रखना चाहिए। और जो अब मैं जो दृष्टिबाधिता के बारे में जो दर्शन है, जो एनएफबी अमेरिका का, और अब ये एक तर्क दिया जा सकता है कि हमारा भारतीय संदर्भ अलग है, बिल्कुल अलग है, लेकिन मूलतः वो जो दर्शन है वो वास्तव में बहुत प्रेरणादायक है और वो व्यक्ति के की हौसला अफजाई करता है। तो उसमें मैं ये आप सबों को ये बताना चाहूँगा कि उस फिलॉसफी के अनुसार, उस दर्शन के अनुसार, ब्लाइंडनेस या दृष्टिबाधिता एक लिमिटेशन है, एक कुछ चीज़ों में व्यक्ति को सीमित बनाती है। और वो इसका उदाहरण देते हैं बहुत दिलचस्प तरीके से कि कहते हैं कि अगर कोई घर है, वो घर सफ़ेद है तो इट इज़ लिमिटेड टू बीइंग वाइट। वो उसकी सीमा है, सफ़ेद होना उसकी सीमा है, न काला है, न नीला है, न लाल है, न हरा है। तो वो एक लिमिटेशन है। अब वो एक कई बार बहुत विचित्र तरह के उदाहरण, बहुत दिलचस्प उदाहरण वहाँ देते हैं कि जैसे ओवर क्वालिफिकेशन और अंडर क्वालिफिकेशन दोनों लिमिटेशन है। कि अगर एक कोई पद विज्ञापित होता है जिसमें स्नातक जो है वो क्वालिफिकेशन है कि मिनिमम ग्रेजुएशन हो, और वहाँ अगर कोई पीएचडी होल्डर अप्लाई करता है तो हो सकता है कि उसका प्रार्थित्व अस्वीकार कर दिया जाए, उसका जो प्रत्याशी होना है वो अस्वीकार कर दिया जाए, उसको हो सकता है कि ना चुने क्योंकि वो आवश्यकता से अधिक क्वालिफाइड है। तो यहाँ ओवर क्वालिफिकेशन एक लिमिटेशन बन जाती है। इसी तरह से अंडर क्वालिफिकेशन भी लिमिटेशन होती है कि अगर ग्रेजुएशन मिनिमम रिक्वायरमेंट है और वहाँ कोई बिलो ग्रेजुएट अप्लाई करता है तो उसको भी नहीं चुना जाएगा उस जॉब के लिए, क्योंकि अंडर क्वालिफिकेशन भी वहाँ एक लिमिटेशन हो जाती है। इसी तरह यूथ भी एक लिमिटेशन है और ओल्ड एज भी एक लिमिटेशन है। अगर दो मान लीजिए व्यक्ति हैं, एक 20 साल की उम्र का, एक 60 साल की उम्र का या 50 साल की उम्र का, आमतौर पर अगर नेतृत्व से संबंधित किसी कार्य के लिए उन दोनों में से चुनाव करना है तो आमतौर पर जो वरिष्ठ साथी है उसका चुनाव इसलिए होता है कि उसको अनुभव अधिक है, उसने जीवन अधिक जिया है, तो उसको तजुर्बा ज़्यादा है। तो वहाँ यूथ जो है वो उस यंगर जो युवक है उसकी एक लिमिटेशन हो जाती है। लेकिन वहीं अगर उन दोनों में किसी क्रिकेट मैच में खेलने के लिए चुनाव किया जाए तो ओल्ड एज उस जो 50 वर्ष का व्यक्ति है उसकी एक लिमिटेशन हो जाती है, और वहाँ यंगर जो व्यक्ति है
जो यूथ है उसका चुनाव होगा। तो इस तरह से ब्लाइंडनेस और अम, भी कहीं एक एक इसी तरह से वहाँ उन लोगों ने ये बताने का प्रयास किया है कि ब्लाइंडनेस एक लिमिटेशन है। ब्लाइंडनेस एक लिमिटेशन है, तो उसको उन्होंने कई बार कहा है कि जैसे दो व्यक्ति हैं, एक एवरेज क्वालिफिकेशन है लेकिन साइटेड है, एक ब्लाइंड है लेकिन इनकम टैक्स कंसल्टेंट है या लॉयर है। तो अगर कानूनी सलाह के लिए उन दोनों में से किसी को चुनना है तो ऑब्वियसली इग्नोरेंस ऑफ लॉ और लॉ की क्वालिफिकेशन ना होना उस साइटेड व्यक्ति की एक लिमिटेशन है। लेकिन अगर दोनों में को एक क्रिकेट मैच के लिए चुनना है तो ब्लाइंडनेस बिकम द लिमिटेशन ऑफ द ब्लाइंड पर्सन। यहाँ मैं ब्लाइंड क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो इस तरह का दर्शन किस लिए प्रोपाउंड किया गया? इसलिए कि विकलांगता को और विकलांगता को समाज में एक परफॉर्म करने की अक्षमता के रूप में ना देखा जाए, इसलिए ये दर्शन मैं समझता हूँ बहुत उपयोगी है और बहुत अर्थों में सही है। अब बहस के लिए हम बहुत कुछ कह सकते हैं, हेयर स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यही बात अभी कुछ दिनों पहले, कुछ अभी हाल ही में एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवा साथी से हो रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर, बहुत शालीनता से, विनम्रता से उन्होंने कहा कि सर ये लिमिटेशन ब्लाइंडनेस कैसे है? मैंने कहा लिमिटेशन है, ब्लाइंडनेस पर से इज ब्लाइंडनेस अपने आप में एक लिमिटेशन है। तो उसने कहा लेकिन इससे तो हम जो जिन चुनौतियों का सामना करते हैं उनको बहुत हल्का करके दिखाया जाता है। मैंने कहा नहीं, ब्लाइंडनेस अपने आप में एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन मेजर भी हो सकती है, सीरियस भी हो सकती है, गंभीर हो सकती है, कम गंभीर हो सकती है। दूसरी बात है कि ब्लाइंडनेस अपने आप में उतनी बड़ी समस्याएं शायद पैदा नहीं करती जितनी जो ब्लाइंड व्यक्तियों के लिए समाज में जो बाधाएं हैं। जैसे आपको ब्रेल में पुस्तकें नहीं मिलती, एक्सेसिबल वेबसाइट्स नहीं मिलती। तो ये जो और जो दृष्टिकोण है दृष्टिबाधितों के प्रति, ये सब दृष्टिकोण तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बाधा है। तो इस दृष्टि से मुझे लगा कि इस विषय को थोड़ा स्पष्ट करना ज़रूरी है। नहीं तो कल को कोई कहे कि भाई फिर हमको रिजर्वेशन क्यों चाहिए या हमको नहीं, वो इसलिए चाहिए। एक तो है कि हम ये तुलनात्मक दृष्टि से कह रहे हैं जब दूसरी कई विकलांगताओं के साथ हम तुलना करते हैं। दूसरी बात है, हम इसलिए भी कह रहे हैं कि दृष्टिबाधिता अपने आप में उतनी बड़ी समस्या या नहीं है। दृष्टिबाधिता अपने आप में कोई अक्षमता, परफॉर्म करने की अक्षमता नहीं है, लेकिन जो बैरियर्स समाज में हैं, जो दृष्टिकोण संबंधी बैरियर या अन्य भी कई प्रकार के बैरियर्स हैं, उनके बारे में हम एक और ऑडियो क्लिप कभी करेंगे, उसमें चर्चा करेंगे। तो उन बैरियर्स के कारण दृष्टिबाधितों को दृष्टिबाधिता जो है वो एक बहुत बड़ी भयंकर चुनौती के रूप में दिखाई देती है, विशेष करके भारत जैसे विकासशील देश में। इसलिए यहाँ उन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि मैं इस को क्लियर करूं। आपको शायद ये लगेगा कि ये बहुत फिलोसॉफिकल बातें क्यों कर रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि चूँकि ये हमारे इस चैनल का शुरुआती दौर है, तो आने वाले दिनों में हम जो कुछ भी चर्चा करने जा रहे हैं उसकी नींव रखने के लिए एक्सक्यूज़ मी, तो ये सब बातें करना बहुत आवश्यक है। अंग्रेज़ी में कहावत है कि फिलोसॉफी बेक्स नो ब्रेड बट नो ब्रेड इज़ बेक्ड विदाउट अ फिलोसॉफी। कि दर्शन से कोई रोटियां नहीं सेकती, लेकिन रोटियां सेकने का भी एक दर्शन होता है। तो श्रोताओं, मैं इसी के साथ इस संक्षिप्त ऑडियो क्लिप को यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Speech on. Send. Button.